वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द लैंड लॉ सीरीज। दिस इज द महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 12। इन सेक्शंस में इनकम्बरेंस अगेंस्ट द अपार्टमेंट, बोझा जो होता है अपार्टमेंट के अगेंस्ट में, या कंटेंट्स क्या होंगे डीड ऑफ डिक्लेरेशन के, या कंटेंट्स क्या होंगे डीड ऑफ अपार्टमेंट के, उसके रिगार्डिंग ये प्रोविजंस मेंशन किए गए। दिस वीडियो सीरीज इज प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ एडवोकेट कुशल सवान। Section 9 of this act tells about the encumbrance against the apartment, removal from encumbrance and effect of part payment. ठीक है, subsequent to the recording of the declaration बनने के बाद, ठीक है, डिक्लेरेशन इफेक्ट में आने के बाद या रजिस्टर होने के बाद किसी भी तरह का इनकम्बरेंस उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्रिएट नहीं किया जाएगा। नो इनकम्बरेंस ऑफ एनी नेचर शैल बी देयर आफ्टर अराइज और बी इफेक्टिव अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। जो अपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में किसी भी तरह का इनकम्बरेंस नहीं होगा। ठीक है, ड्यूरिंग सच पीरियड इनकम्बरेंस मे अराइज और बी क्रिएटेड ओनली अगेंस्ट ईच अपार्टमेंट एंड द परसेंटेज ऑफ अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द कॉमन एरिया एंड फैसिलिटीज़। जो इंडिविजुअल ओनरशिप है अपार्टमेंट की, उसके अगेंस्ट में ही इनकम्बरेंस क्रिएट किया जा सकता है। एज अ अपार्टमेंट एज अ होल किसी भी तरह का उसके अगेंस्ट में इनकम्बरेंस क्रिएट नहीं हो सकता, और उस अपार्टमेंट को इनकम्बरेंस को उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे किसी इंडिविजुअल ओनरशिप के ऊपर अगर कोई इनकम्बरेंस होता है, या इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के ऊपर जो इनकम्बरेंस होता है उसको जैसे ट्रीट किया जाता है, वैसे ही उस पार्ट को ट्रीट किया जाएगा। उस अपार्टमेंट एज अ होल कॉमन के ऊपर कोई इनकम्बरेंस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, नाउ अगर किसी इंडिविजुअल अपार्टमेंट के ऊपर किसी भी तरह का अगर इनकम्बरेंस क्रिएट होता भी है अगेंस्ट सच अपार्टमेंट, नो अपार्टमेंट और सच परसेंटेज ऑफ अनडिवाइडेड इंटरेस्ट शैल बी पार्टीशन एंड सब डिवाइडेड। किसी इंडिविजुअल अपार्टमेंट के ऊपर भी अगर कोई इनकम्बरेंस क्रिएट होता है या उसके परसेंटेज ऑफ अनडिवाइडेड इंटरेस्ट पर क्रिएट होता है, तो अगर क्रिएट होता भी है तो किसी भी तरह से उस एरिया का या उस अनडिवाइडेड इंटरेस्ट का पार्टीशन या सब डिवीजन नहीं हो सकता। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। नो लेबर परफॉर्म्ड ऑफ मटेरियल फर्निश, यानी किसी भी तरह का अगर लेबर वर्क या कोई भी मटेरियल अगर यूज़ होता है अपार्टमेंट में, ठीक है, तो अनलेस एंड अनटिल उस अपार्टमेंट ओनर के परमिशन नहीं लेते, अगर उस अपार्टमेंट ओनर की परमिशन नहीं ली और कोई भी लेबर वर्क कराया या कोई भी मटेरियल मंगाया अपार्टमेंट के रिगार्डिंग, तो उसका जो इनकम्बरेंस है वो उस अपार्टमेंट ओनर के ऊपर, या जो भी उसका हिस्सा है शेयरिंग जो भी एक्सपेंसेस का, उसके ऊपर आप लोग नहीं लेके आ सकते एज ए इनकम्बरेंस अगर आपने उसकी खुद परमिशन नहीं ली है तो। ठीक है, तो विदाउट परमिशन अगर आप लोग कोई लेबर परफॉर्म करते हो अपार्टमेंट के नाम से या मटेरियल लेके आते हो और फिर बाद में उसके ऊपर बिल फाड़ते हो, तो उसके ऊपर ऐसा कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट अगर कोई इमरजेंसी रिपेयर अगर होता है तो। ठीक है, यानी वो अगर घर पे नहीं है या वो बाहर कहीं गया हुआ है, बट कोई इमरजेंसी काम अगर करवाना रहेगा तो आपने कोई लेबर परफॉर्म किया या मटेरियल मंगाया उसके परमिशन के विदाउट, तो ही वो एक चार्ज उसके ऊपर क्रिएट होगा। बट अदरवाइज विदाउट अगर उसके परमिशन आपको अगर कोई काम करवाते हो अपार्टमेंट में, लेबर परफॉर्म या मटेरियल लेके आते हो, तो उसके ऊपर कोई उसका देना नहीं बनेगा। ठीक है, एक और क्राइटेरिया है कि अगर कोई भी लेबर परफॉर्म किया गया या कोई भी मटेरियल फर्निश किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ कॉमन एरिया एंड फैसिलिटीज़, कॉमन एरिया फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, और उसको ऑथराइज किया गया है, एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स या मैनेजर या बोर्ड ऑफ मैनेजर्स ने उसको परमिशन दी है, तो ये डीम्ड माना जाएगा कि उस पर्सन ने भी परमिशन दी है, चाहे उससे वो परमिशन हम पूछते हैं या नहीं पूछते। ठीक है, तो उस वक्त अगर कॉमन एरिया फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग अगर कोई खर्चा होता है तो वो बेसिस हो सकता है चार्ज या इनकम्बरेंस के लिए। ठीक है, अगर उसके खुद के अपार्टमेंट के अगेंस्ट में अगर आप लोग कोई काम करवाते हो, लेबर परफॉर्म करते हो, मटेरियल फर्निश कराते हो, तो उसके ऊपर कोई चार्ज या नहीं होगा, इनकम्बरेंस नहीं होगा विदाउट हिज परमिशन। ठीक है, एक्सेप्ट इमरजेंसी रिपेयर्स। नाउ ये सेकेंड वाला पॉइंट कह रहा है कि कोई चार्ज या इनकम्बरेंस है 2 और मोर अपार्टमेंट के ऊपर। कॉमनली हमने कोई इनकम्बरेंस क्रिएट किया हुआ है, चार्ज क्रिएट किया हुआ है, तो हर अपार्टमेंट ओनर अपने अपने हिस्से का उतना फ्रैक्शन या प्रोपोर्शनल अमाउंट पे करके खुद को उस चार्ज या इनकम्बरेंस से निकाल सकता है। ठीक है, फ्री और क्लियर करवा लेगा अगर उसने अपने पैसे अगर पे कर दिए तो।
और जिसने पेमेंट नहीं किया हुआ है, जो बचा हुआ है, उसके अगेंस्ट में वो सारी प्रोसीडिंग्स होगी, उसके राइट्स के अगेंस्ट में जो माना जाएगा कि उसने पेमेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो कॉमन अगर पेमेंट था, अपने अपने हिस्से का अगर किसी ने दे दिया, तो दूसरों के हिस्से के लिए वो लायबल नहीं है। उनके हिस्से का जो भी बाकी रहता है पैसे, उसके लिए उसके अगेंस्ट में जो भी कार्रवाई है वो इंडिविजुअली उसी पर्सन के अगेंस्ट में कार्रवाई होगी, बाकी लोगों के अगेंस्ट में कोई किसी भी तरह की प्रोसीडिंग नहीं होगी। नाउ सिंपल सी बात है, कॉमन प्रॉफिट्स एंड एक्सपेंसेस, अगर कॉमन प्रॉफिट है तो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर कॉमन एक्सपेंसेस है तो वो भी सब में इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। और दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, परसेंटेज ऑफ अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज़, वो हिसाब से, ठीक है। बोथ प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक्सपेंसेस होंगे वो एज अ चार्ज होंगे अपार्टमेंट ओनर्स के ऊपर। नाउ सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट द कंटेंट्स ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। जो अपार्टमेंट का डिक्लेरेशन होगा उसके कंटेंट्स क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड, ठीक है, लैंड क्या है, टाइटल क्या है, किससे बोर, हिस्ट्री क्या है उस लैंड की, ठीक है, सारे डिटेल्स, लीज पर ली गई है तो उसके सारे डिटेल्स, ओके, तो वो सारे डिटेल्स लैंड के उस डिक्लेरेशन में होने चाहिए। देन डिक्लेरेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग किस तरह की, अपार्टमेंट क्या है, कितने नंबर का कितने मंजिला बिल्डिंग है, बेसमेंट कितने है, नंबर ऑफ अपार्टमेंट कितनी है, ठीक है, अपार्टमेंट नंबर ऑफ द ईच अपार्टमेंट, कौन से अपार्टमेंट को क्या नंबर दिया गया है, ठीक है, 1A बी बिल्डिंग, बी अगर विंग है तो 1 2 3 4, ठीक है, B1 B2 B3, उसके लोकेशंस क्या क्या है, अप्रॉक्सीमेट एरिया कितना है हर अपार्टमेंट का, ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, वगैरह वगैरह। डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन एरियाज़ एंड फैसिलिटीज़ क्या क्या है, लिमिटेड कॉमन एरियाज़ एंड फैसिलिटीज़ क्या क्या है, जो प्रीमियम पे करेंगे उन्हीं के लिए कुछ कॉमन लिमिटेड कॉमन एरिया फैसिलिटीज़ होते हैं, जो कंपलसरी सबके लिए होता है वो सबके लिए कॉमन एरिया फैसिलिटीज़ है। उन सब का डिस्क्रिप्शन जो है, कंटेंट जो है डिक्लेरेशन में होने चाहिए। देन कंटेंट्स ऑफ डीड ऑफ अपार्टमेंट, जो इंडिविजुअल अपार्टमेंट के साथ जो डीड होती है उसको हम लोग कहते हैं डीड ऑफ अपार्टमेंट, ठीक है। उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें अगेन डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड तो होना ही चाहिए, पोस्ट ऑफिस एड्रेस, डिटेल एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। देन उसके साथ साथ जो डीड डिक्लेरेशन ऑफ अपार्टमेंट हुआ है उसका डेट, सीरियल नंबर, पेज नंबर वगैरह वो सारे डिटेल्स होने चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सारे डिटेल्स। देन अपार्टमेंट नंबर होना चाहिए कि कौन सा अपार्टमेंट है, ठीक है, उस अपार्टमेंट का यूज़ किस तरह से होने वाला है, ठीक है, ये उसमें होना चाहिए, रेजिडेंशियल है, ऑफिशियल है, ऑफिस के लिए है, या कमर्शियल या और क्या पर्पस से यूज़ किया जा सकता है, या परसेंटेज ऑफ अनडिवाइडेड इंटरेस्ट कितना है अपार्टमेंट के साथ साथ उनका अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द कॉमन एरिया एंड फैसिलिटीज़ कितना होगा, वो भी उसमें डिटेल में दिया रहेगा, ठीक है, और एनी अदर फर्दर डिटेल जो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स होंगे डीड ऑफ अपार्टमेंट में, ठीक है। अ ट्रू कॉपी ऑफ एवरी डीड ऑफ अपार्टमेंट शैल बी फाइल्ड इन ऑफिस ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके पास जो डीड ऑफ अपार्टमेंट हुआ है उसका एक ट्रू कॉपी जो है फाइल करना है। दैट्स इट फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्शन 13, ओके, से लेकर सेक्शन 16 कवर करेंगे हम लोग।